इरिगेशन में आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कैनाल के बारे में। ठीक है, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आज, कैनाल। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कैनाल क्या होता है। सभी को पता है कि कैनाल जो होती है वो एक ऐसा चैनल होती है जो कि किसी भी वाटर सोर्स से पानी को फील्ड्स तक पहुंचाने का काम करती है, वो कहलाती है कैनाल। ठीक है, जनरली जो इसका सेक्शन होता है वो ट्रेपेजोइडल शेप का होता है, यानी कि समलंबाकार बोलो या समांतर चतुर्भुज बोलो, इस शेप का जो है वो इसका सेक्शन जो जनरली होता है। ये हमारी होती है इस टाइप की कैनाल। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले जो देखेंगे वो देखेंगे कैनाल्स का क्लासिफिकेशन। तो इसमें सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आता है वो आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सोर्स ऑफ सप्लाई। इसका मतलब क्या है कि जो कैनाल का सोर्स है, पानी का सोर्स है, वो किस टाइप का है। तो इसमें दो क्लासिफिकेशन होते हैं, परमानेंट कैनाल और एक होता है इनंडेशन कैनाल। ठीक है, परमानेंट कैनाल का मतलब ये नहीं है कि कैनाल परमानेंट बनी हुई है। ठीक है, कैनाल परमानेंट का मतलब यहाँ है कि आपका जो वाटर का सोर्स है वो परमानेंट है, मतलब कि वो वर्ष भर अवेलेबल रहता है। तो मतलब कि ऐसी कैनाल जिसका कि वाटर सोर्स जो है वो परमानेंट है, वर्ष भर उसमें से पानी लिया जा सकता है अपनी आवश्यकता के अनुसार, वो कैनाल कहलाएगी परमानेंट कैनाल। और क्योंकि परमानेंट है सोर्स, मतलब कि जैसे डैम हो सकता है कोई, या फिर कोई वाटर रिजर्वर हो सकता है, कोई टैंक हो सकता है, तो वहाँ से वाटर को डिस्चार्ज करने के लिए इस टाइप की कैनाल में प्रॉपर तरीके से क्रॉस ड्रेनेज वर्क प्लस डाइवर्जन हेडवर्क्स बनाए जाते हैं। ये डाइवर्जन हेडवर्क्स क्या होते हैं, जो कि पानी को डाइवर्ट करने का काम करते हैं, पानी को रेगुलेट करने का काम करते हैं, उनको हम रेगुलेटर्स भी बोल सकते हैं। फिर इसके बाद आती है हमारी इनंडेशन कैनाल। इसमें तो इनंडेशन कैनाल क्या होती है, हमने पहले इनंडेशन इरिगेशन पढ़ा हुआ है। इनंडेशन इरिगेशन क्या होता है, जिसमें कि जब नदी के अंदर बाढ़ आती है तब उसका जो पानी होता है वो हमारे खेतों तक पहुंच जाता है और उससे इरिगेशन किया जाता है। यहाँ पर कैनाल का मतलब भी यही है कि जब नदी के अंदर हाई लेवल की फ्लड आ जाएगी तो वो जो बाढ़ का एक्स्ट्रा पानी होगा, वो बाढ़ का पानी जो है वो उस कैनाल के अंदर चला जाएगा और फिर वो इरिगेशन में यूज़ आ जाएगा। तो ऐसी कैनाल जो कि बाढ़ आने पर नदी से पानी ले सकती है, उसको कहते हैं हम इनंडेशन कैनाल। इसको हम यहाँ पर स्केच से भी समझ सकते हैं कि मान लो ये हमारी जो है वो नदी का सेक्शन है, मतलब कि नदी का या बॉटम है। ठीक है, और इसका जो कुछ इस टाइप से इसका हमारा मान लीजिए नॉर्मल टाइम तो इसका जो वाटर लेवल रहता है नदी का वो यहाँ तक रहता है। ठीक है, लेकिन जब उसमें बाढ़ आती है तो पानी का लेवल इस स्तर तक पहुँच जाता है, जिसको कि हम HFL बोलते हैं, हाईएस्ट फ्लड लेवल। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारी इस तरफ कैनाल हमने बना दी, तो इतना जो पानी होगा, ये वाला जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो सारा इस तरफ कैनाल के अंदर हम डाइवर्ट कर पाएंगे। तो ये होती है इनंडेशन कैनाल। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फाइनेंशियल आउटपुट। इसके अंदर दो टाइप की कैनाल आती है, एक आती है प्रोडक्टिव कैनाल एंड एक होती है प्रोटेक्टिव कैनाल। ठीक है, प्रोडक्टिव कैनाल का मतलब क्या होता है, ऐसी कैनाल जिससे कि हमको कुछ आय होती हो, ठीक है, कुछ इनकम होती हो, वो कहलाती है हमारी प्रोडक्टिव कैनाल, जिससे कि हमको कोई नेट रेवेन्यू या फिर कोई लाभ प्राप्त होता हो। उसके बाद सेकंड होती है प्रोटेक्टिव कैनाल। तो प्रोटेक्टिव कैनाल जो होती है वो उस कारण से बनाई जाती है ताकि किसी भी क्षेत्र में अगर बाढ़ आती है तो उसको कंट्रोल किया जा सके, मतलब कि किसी भी क्षेत्र को किसी भी आपदा से बचाने के लिए अगर कोई कैनाल बनाई जाती है तो वो कहलाती है प्रोटेक्टिव कैनाल। उसके बाद थर्ड जो क्लासिफिकेशन आता है वो आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन ऑफ द कैनाल, मतलब कि वो कैनाल जो होती है वो किस फंक्शन के लिए यूज़ में आ रही है। तो इसमें पहला होता है इरिगेशन कैनाल, सिंपल सी बात है, ऐसी कैनाल जो कि इरिगेशन में काम आ रही है। सेकंड होता है कैरियर कैनाल। तो कैरियर कैनाल जो होती है वो कैनाल इरिगेशन के काम नहीं आती है, वो कैनाल का काम क्या होता है, किसी दूसरी इरिगेशन कैनाल के लिए पानी को लेके जाना, वो कहलाती है कैरियर कैनाल। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए कोई मेन बड़ी कैनाल जा रही है और किसी गांव में एक छोटी कैनाल है, तो बड़ी कैनाल से छोटी कैनाल तक पानी को सप्लाई करने के लिए जो बीच की जो कैनाल होगी वो कहलाएगी कैरियर कैनाल।
उसके बाद आता है तीसरा फीडर कैनाल। तो फीडर कैनाल जो होती है वो भी लगभग करियर कैनाल की जैसी ही होती है, इसको हम लिंक कैनाल भी बोल सकते हैं। और इसका जो काम होता है, इसका काम होता है 2 या 2 से अधिक कैनाल्स को पानी सप्लाई करना। फीडर का नाम इसीलिए इसको दिया गया है क्योंकि फीड करने का काम करती है ये पानी को। उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है हमारा, इसी में चौथा है नेविगेशन कैनाल। नेविगेशन का मतलब होता है यातायात या फिर आवागमन। तो ऐसी कैनाल, ऐसी नहरें जिनमें कि नावें और शिप्स चलती है वो कहलाती है नेविगेशन कैनाल। फिर आती है पावर कैनाल। तो पावर कैनाल वो कैनाल होती है जिस कैनाल से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, वो कैनाल कहलाएगी हमारी पावर कैनाल। तो ये क्लासिफिकेशन था हमारा किस बेस पर, फंक्शन के बेसिस पर। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बाउंड्री सरफेस ऑफ द कैनाल। मतलब कि कैनाल जो बनी हुई है वो कैसी जगह पर बनी हुई है, वो किस टाइप की मिट्टी के अंदर बनी हुई है, वो इसके अंदर आता है। तो इसके 3 टाइप्स है, अलुवियल कैनाल, नॉन अलुवियल कैनाल और रिजिड बाउंड्री कैनाल। तो अलुवियल कैनाल कौन सी होगी? ऐसी कैनाल जो कि अलुवियल सॉइल के अंदर काट कर बनाई गई है, खोद कर बनाई गई है, वो कहलाएगी अलुवियल कैनाल। और ऐसी कैनाल जो कि नॉन अलुवियल सॉइल यानी कि किसी अदर टाइप की मिट्टी के अंदर बनाई गई है, तो वो कहलाएगी नॉन अलुवियल। और एक होती है रिजिड बाउंड्री कैनाल। रिजिड बाउंड्री का मतलब क्या होता है कि ऐसी कैनाल जो कि पक्की बनाई गई है, जिसके कि अंदर लाइनिंग की गई है। लाइनिंग होती है जब हम किसी भी कैनाल को पक्का कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कंक्रीटिंग कर दी उसके अंदर, तो वो कहलाई हमारी लाइंड कैनाल, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि उसमें जो होती है वो ब्रिक्स की या स्टोन की लाइनिंग कर देते हैं, एक लेयर बिछा दी जाती है, तो वो कहलाती है हमारी रिजिड बाउंड्री कैनाल, जिसकी की बाउंड्रीज परमानेंट रहती है, फिक्स रहती है, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस हो नहीं पाते हैं। उसके बाद जो अगला क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन डिस्चार्ज एंड इट्स रिलेटिव इम्पोर्टेंस इन गिवन नेटवर्क ऑफ कैनाल। इसमें जो सबसे पहले हमारा आता है वो आती है मेन कैनाल। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर एक स्केच बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें हम सारी टाइप की कैनाल्स को समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले ये रिवर फ्लो कर रही है और यहाँ से हमने जो है वो मेन कैनाल को निकाला हुआ है। तो मेन कैनाल जो होती है वो डायरेक्टली कहाँ से निकलती है? रिवर में से निकलती है, और इसका जो डिस्चार्ज होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। और मेन कैनाल जो होती है वो डायरेक्ट इरिगेशन के लिए काम में नहीं आती है, क्योंकि कभी भी हम किसी खेत में डायरेक्ट इरिगेशन मेन कैनाल से नहीं करेंगे। इसका डिस्चार्ज भी काफ़ी हैवी होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये जो है वो हेड रेगुलेटर बनाया हुआ है, जो कि हमारा रिवर से मेन कैनाल के अंदर पानी छोड़ने के लिए काम में आएगा। और उसके बाद आती है मेन कैनाल से जो निकलती है वो निकलती है ब्रांच कैनाल्स, ठीक है। तो ब्रांच कैनाल्स जो होती है वो कहाँ से निकलेगी? मेन कैनाल के अंदर से निकलेगी। प्लस ब्रांच कैनाल का भी यूज़ डायरेक्टली इरिगेशन के लिए नहीं किया जाता है। किस कंडीशन में हम इससे डायरेक्ट इरिगेशन करेंगे? मान लीजिए कि कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर ब्रांच कैनाल के जस्ट पास का कोई एरिया है जहाँ पर ये खेती की जाती है। मान लीजिए ये ब्रांच कैनाल है और जस्ट इसके पास में यहाँ पर कोई खेत है, ठीक है, पर्टिकुलर कोई गांव है या कोई खेत है, तो उसको हम पानी देने के लिए अब ऐसा नहीं करेंगे कि ब्रांच कैनाल से वापस से डिस्ट्रीब्यूटरीज निकालेंगे और फिर फील्ड चैनल बनाएंगे। डायरेक्ट हम क्या करेंगे? ब्रांच कैनाल से भी पानी को दे सकते हैं, लेकिन वो ऐसी कंडीशन में ही दिया जाएगा जब उसके जस्ट पास में जो है वो कोई इरिगेशन का एरिया हो, ठीक है, जहाँ पर की खेती की जाती हो। तो होती है ब्रांच कैनाल जो कि मेन कैनाल से बाहर निकलती है, ठीक है। और ब्रांच कैनाल का जो मैक्सिमम डिस्चार्ज होता है वो होता है 5 क्यूमेक के अप्रॉक्सीमेटली बराबर। उसके बाद ब्रांच कैनाल में से जो कैनाल निकलती है वो कहलाती है मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल, ठीक है। यहाँ से जो निकलती है वो निकलती है मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी। मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी को हम राजभा भी बोलते हैं, और इसका जो डिस्चार्ज होता है वो जनरली 1/4 से 5 क्यूमेक तक होता है। और कई बार क्या होता है कि मेजर डिस्ट्रीब्यूटरीज जो होती है ब्रांच कैनाल से नहीं निकलकर मेन कैनाल से भी निकल सकती है, लेकिन इसके लिए भी वही कंडीशन है कि उसके आसपास का एरिया एग्रीकल्चर के लिए होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मेजर डिस्ट्रीब्यूटरीज से जो निकलती है वो कहलाती है माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज का जो डिस्चार्ज होता है वो होता है 1/4 क्यूमेक के बराबर, ठीक है। और फिर जो माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज होती है उन माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज से जो निकाली जाती है वो कहलाती है फील्ड चैनल्स, जो कि मैंने यहाँ पर ये बनाई हुई है। और फिर अल्टीमेटली इन फील्ड चैनल्स से आसपास के खेतों को पानी अवेलेबल कराया जाता है। तो ये हमारा एक पूरा नेटवर्क होता है
चैनल्स का। तो एक तरीके से हम यहाँ पर देखें कि हमने पहले एक बात की थी फीडर चैनल के बारे में। फीडर कैनाल क्या होती है? जो कि किसी भी कैनाल, दूसरी छोटी कैनाल को पानी सप्लाई करने का काम करती है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ब्रांच कैनाल को पानी कौन सप्लाई कर रहा है? मेन कैनाल सप्लाई कर रही है। तो मेन कैनाल कौन हो गई? फीडर कैनाल हो गई, किसकी? ब्रांच कैनाल की। उसी तरीके से मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी को पानी कौन सप्लाई कर रहा है? ब्रांच कैनाल कर रही है। तो मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी की फीडर कैनाल कौन हो गई? ब्रांच कैनाल हो गई। इस टाइप से वो जो फीडर कैनाल होती है वो कोई भी हम कैनाल को बोल सकते हैं जो कि किसी अपने से छोटी कैनाल को पानी सप्लाई कर रहा हो। उसके बाद जो अगला क्लासिफिकेशन आता है इसमें, वो आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कैनाल अलाइनमेंट। तो इस क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले हमको ये देखना होगा कि कैनाल का अलाइनमेंट क्या होता है और कैनाल को अलाइनमेंट करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को किस तरीके से बिछाया जाए या रखा जाए किसी जगह पर, वो होता है उसका अलाइनमेंट। जैसे कि मान लीजिए हाईवे अलाइनमेंट जो होता है, तो हाईवे को किसी भी जगह से निकाला जाता है तो इस टाइप से निकाला जाता है कि मैक्सिमम आसपास के एरिया को उससे बेनिफिट हो। ठीक है, आबादी एरिया अगर कोई गांव बीच में आ रहा है तो उस गांव के अंदर से या फिर उसके साइड से हाईवे को निकाला जाए, वो सारे जो चीज़ें होती है वो सारी अलाइनमेंट के अंदर आती है। तो उसी तरीके से कैनाल का अलाइनमेंट करते वक्त भी हमको ये ध्यान रखना होगा कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो होता है वो बेनिफिट दे सके। ठीक है, तो इस कैनाल अलाइनमेंट को करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसके अंदर, मोस्ट इकोनॉमिकल अलाइनमेंट होना चाहिए। मिनिमम लेंथ से हमारा काम चल जाए उस टाइप की लेंथ हमको प्रोवाइड करानी चाहिए। उसके बाद आता है हाई कमांड पॉसिबल होना चाहिए उसमें, मतलब कि मैक्सिमम एरिया को वो इरिगेट कर सके, मैक्सिमम एरिया को पानी सप्लाई कर सके, उसके हिसाब से उसका अलाइनमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट होता है जो सबसे इकोनॉमिकल अलाइनमेंट होता है वो होता है हमारा अलाइनमेंट वाटर शेड के ऊपर। ठीक है, अगर किसी कैनाल को वाटर शेड के ऊपर अलाइन किया गया है तो वो सबसे मोस्ट इकोनॉमिकल हमारा अलाइनमेंट कहलाएगा। अब वाटर शेड का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे कोई पहाड़ी इलाका होता है, ये हमारा पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर यहाँ पर इस हाई एरिया पर हम कोई कैनाल का सेक्शन काट दें, ठीक है, ये हमने क्रॉस सेक्शन काटा है, तो यहाँ से क्या होगा कि इस कैनाल से इसके नीचे के एरियाज़ को दोनों तरफ इरिगेट किया जा सकेगा। तो मतलब कि इसका जो कमांड एरिया होगा वो मैक्सिमम हमको मिल पाएगा, उसको बोलते हैं हम कैनाल अलाइंड ऑन वाटर शेड। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट, इसमें ध्यान रखने लायक क्या होता है कि नंबर ऑफ़ क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स को हमको उसमें मिनिमम रखना होता है। क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स क्या होते हैं कि जब भी कैनाल किसी एरिया को क्रॉस करती है तो वहाँ पर छोटे मोटे नदी नाले भी होते हैं, छोटे छोटे नाले होते हैं जो कि पानी को एक अपने अंदर से गुजरने देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कैनाल उन नदी नालों को ब्लॉक कर देती है, उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर हमको क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स बनाने पड़ते हैं, छोटे छोटे कल्वर्ट्स बनाने पड़ते हैं। यानी कि कई बार आपने देखा होगा कि हाईवे के अंदर भी जब आसपास में पहाड़ी इलाका है तो वहाँ से जो पानी आ रहा होता है उसको हमको क्रॉस कराने के लिए हाईवे के नीचे, उस रोड के नीचे जो है वो हमको छोटे छोटे सीडी वर्क्स बनाने होते हैं, क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स बनाने होते हैं। उसी तरीके से कैनाल को भी इस टाइप से अलाइनमेंट करना चाहिए कि उसमें सीडी वर्क जो है उनको मिनिमम देने पड़े। और उसके बाद आता है बैलेंसिंग डेप्थ ऑफ कटिंग होनी चाहिए, मतलब कि हमको मिनिमम डेप्थ ऑफ कटिंग से हमारा काम चल जाए उस हिसाब से उसकी डेप्थ को डिसाइड किया जाना चाहिए, ज़्यादा एक्सकेवेशन नहीं करना पड़े। ठीक है, उसका हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद होता है मिनिमम कर्व्स होने चाहिए, मतलब कि कैनाल के अंदर ज़्यादा हमको शार्प बेंड नहीं देने होते हैं। क्यों नहीं देने होते हैं कि अगर मान लीजिए हमने कोई कैनाल को इस टाइप से अलाइन कर दिया, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमको यहाँ पर इस डायरेक्शन से जो वाटर आएगा, तो वाटर जब आएगा तो यहाँ पर सामने वाली दीवार से टकराएगा। ठीक है, तो वो इस एरिया को स्काउरिंग करेगा, मतलब कि यहाँ से उस वाले एरिया को तोड़कर अपने साथ बहा कर ले जाने की कोशिश करेगा। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो पहले वाला एरिया होगा, यहाँ पर क्या होगा कि पानी की जो होती है वो वेलोसिटी कम हो जाएगी और उस वजह से यहाँ पर सिल्टिंग हो जाएगी, मतलब कि जो सिल्ट है वो जमा होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी ध्यान रखा जाता है कि जितने मिनिमम कर्व्स हम उसमें दे सके कैनाल अलाइनमेंट में, वो हम देने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ये होता है कि कैनाल अलाइनमेंट शुड नॉट बी मेड इन रॉकी और क्रैक्ड स्ट्राटा, मतलब कि चट्टानी क्षेत्र में और
क्रैक्ड स्ट्राटा में हमको कैनाल अलाइनमेंट को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें हो सकता है हमको सीपेज की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो ये होता है हमका हमारे कैनाल अलाइनमेंट से रिलेटेड बातें। अब हम बात करते हैं कैनाल अलाइनमेंट के आधार पर जो क्लासिफिकेशन होता है वो किस किस टाइप से होता है। तो इस क्लासिफिकेशन के अंदर जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन आता है वो आता है रिज कैनाल या फिर वाटरशेड कैनाल। तो रिज का मतलब होता है जो पहाड़ी का टॉप मोस्ट एरिया होता है वो कहलाता है रिज। जो पहाड़ी की ऊपरी किनारा होता है उसको बोलते हैं हम रिज। ठीक है, या फिर वाटरशेड भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसके आसपास का जो निचला इलाका होता है वो सारा वाटरशेड के अंदर काउंट होता है। तो जब किसी कैनाल को किसी रिज के ऊपर अलाइन किया जाएगा तो वो कहलाएगी रिज कैनाल। इसमें हमको ये बात ध्यान रखनी है, क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में वो पूछा जाता है इनके अलाइनमेंट के हिसाब से, कि बताइए कि रिज के जो पैरेलल यानी कि रिज के अलोंग जो कैनाल अलाइन की जाएगी उसका क्या नाम होगा, इस टाइप से पूछा जा सकता है। उसी तरीके से पूछा जाएगा कि कंटूर के पैरेलल जो कैनाल अलाइनमेंट होगा उसको क्या कहा जाएगा, कंटूर के राइट एंगल पे कौन सी कैनाल बनाई जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमको इसमें जो मेन बातें याद रखनी है, तो कैनाल अलाइनमेंट जो होता है वो क्या होता है, दिस कैनाल इज अलाइंड अलोंग अ वाटरशेड और रिज। ठीक है, और इस कैनाल का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है हमको कि इस कैनाल से हम दोनों साइड के कैनाल के दोनों साइड के एरियाज़ को जो है वो इरीगेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें कंटूर कैनाल। कंटूर कैनाल जो होती है इसके लिए हमको याद रखना है कि दिस कैनाल इज़ अलाइंड पैरेलल टू द कंटूर ऑफ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया के जो कंटूर होते हैं, कंटूर हमने पहले बात की हुई है कि कंटूर क्या होते हैं। जैसे कि हम किसी भी पहाड़ी को अगर टॉप से देखते हैं तो उसमें ऊंचाई के आधार पर उसको इस टाइप से बनाया जा सकता है। ठीक है, ये टॉप मोस्ट इलाका है और उसके बाद ये चारों तरफ उसका स्लोप जा रहा है, ढाल जा रहा है। तो किसी भी कंटूर के पैरेलल जो कैनाल बनाई जाती है वो कहलाती है हमारी कंटूर कैनाल। इस कैनाल में ये होता है कि इसकी एक डिसएडवांटेज ये है कि इस कैनाल के ओनली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कि निचले एरियाज़ में ही हम उसमें इरिगेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इस फिगर में देख सकते हैं कि जो हमारी रिज कैनाल होती है उसको हम सबसे टॉप मोस्ट पर अलाइन करते हैं और उसके दोनों एरियाज़ में, निचले एरियाज़ में हम इरिगेशन कर सकते हैं। फिर आती है इसमें कंटूर कैनाल। तो कंटूर कैनाल क्या होती है, कुछ इस टाइप से अलाइन की जाती है कंटूर्स के पैरेलल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके खाली निचले एरियाज़ में ही हम इरिगेशन कर पाएंगे, क्योंकि पानी को ऊपरी एरियाज़ में पहुँचाना संभव नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हम कैनाल अलाइनमेंट करते वक्त ये ध्यान रखेंगे कि इस वाली कैनाल को, कंटूर कैनाल को ऐसी जगह पर अलाइन करेंगे ताकि उसके निचले एरियाज़ में सारे इरिगेशन वाले खेत हमारे आ जाए। ऐसा नहीं हो कि कोई एरिया जो है वो उसके ऊपरी इलाके में छूट जाए, तो उससे क्या होगा कि उस ऊपर वाले एरियाज़ में हम पानी अवेलेबल नहीं करवा पाएंगे। तो कंटूर कैनाल को सेलेक्ट, कौन से कंटूर पर बनाएंगे वो सेलेक्ट करने के लिए हमको इस बात का ध्यान रखना होगा कि मैक्सिमम जो इरिगेशन एरिया है वो उस कैनाल के निचले क्षेत्र में ही आए। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है एक, इसी के अंदर दो टाइप के कैनाल आते हैं कंटूर कैनाल के अंदर ही। एक होता है सिंगल बैंक कैनाल और एक होता है डबल बैंक कैनाल। तो सिंगल बैंक और डबल बैंक कैनाल क्या होती है, तो यहाँ पर इसमें फिगर में देखते हैं हम कि मान लो ये हमारा जो है वो पहाड़ी इलाका है। ठीक है, और हमने जो कंटूर सेलेक्ट किया था वो यहाँ वाला कंटूर सेलेक्ट किया था और इसमें हमने कैनाल को जो है वो कुछ इस टाइप से बनाया है। ठीक है, इसमें जो है वो इस टाइप से वाटर फ्लो होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो होगी वो सिंगल बैंक कैनाल होगी। क्यों? क्योंकि इसमें हमको इस तरफ वाला जो बैंक होता है, मतलब कि किनारा, वो ही हमको मजबूत बनाने की ज़रूरत होगी। इस तरफ जो होता है वैसे भी ऑलरेडी पहाड़ी इलाका होता है, तो उस वजह से इस वाली कैनाल को कहते हैं हम सिंगल बैंक कैनाल, जिसमें कि एक ही किनारे को हम प्रॉपरली बनाते हैं। और डबल बैंक कैनाल क्या होगी, जिस टाइप की कैनाल में हम दोनों टाइप के किनारों को प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट करते हैं वो कहलाती है डबल बैंक कैनाल। इसके बाद आता है साइड स्लोप कैनाल। तो ये जो साइड स्लोप कैनाल होती है, फिगर में दिख रहा है कि इसको हम किसी भी कंटूर के 90 डिग्री पर, यानी कि राइट एंगल पर अलाइन करते हैं। ठीक है, ये इसकी मेजर इम्पोर्टेंस है। और इस टाइप की जो कैनाल है उसको ना तो वाटर शेड पर अलाइन किया जाएगा, मतलब कि टॉप मोस्ट एरिया पे, और ना ही किसी वैली एरिया में अलाइन किया जाएगा। वैली क्या होती है, जो कि सबसे निचला इलाका होता है जिसमें से कि बारिश का पानी मैक्सिमम जाकर
और बहता है, ठीक है। तो न हम इसको वाटरशेड के ऊपर अलाइन करेंगे और न ही इसको किसी वैली के अंदर यानी कि नाले के अंदर अलाइन करेंगे। हम साइड स्लोप कैनाल को किसी भी कंटूर के 90 डिग्री पर अलाइन करेंगे। ये होता है हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कैनाल अलाइनमेंट। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि हमने अभी बात की थी जो कैनाल के अंदर कर्व्स देने होते हैं वो कर्व्स मिनिमम हमको प्रोवाइड कराने चाहिए। तो उसकी एक पर्टिकुलर हमको टेबल दी हुई है कि किसी भी कैनाल के अंदर उसकी कैपेसिटी के आधार पर कितनी रेडियस का जो है वो उसमें कर्व दिया जाना चाहिए। तो इस टेबल में हमको दिख रहा है कि अगर हमारी कैनाल का जो डिस्चार्ज है वो 0.3 क्यूमेक से कम है तो हमारे जो रेडियस होगी, मिनिमम रेडियस जो होगी वो 100 मीटर की होनी चाहिए। तो यहाँ पर डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग मतलब कि 0.3 से 3 क्यूमेक, फिर 3 से 15 क्यूमेक, 15 से 30, 30 to 85 और 85 से अबव, इन सारे डिस्चार्ज के हिसाब से हमको यहाँ पर कर्व की रेडियस दी हुई है। इस टेबल के डेटा को आपको याद रखना है, कर्व्स की रेडियस पूछी जा सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं, हमने एक पढ़ा था कि इनंडेशन कैनाल, ठीक है, कौन सी होती है, जो कि बाढ़, जिसमें कि पानी जो होता है वो बाढ़ के समय में एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो उसके अंदर आता है। तो इससे रिलेटेड भी हमारे पास कुछ डेटा है, उसके जो डिज़ाइन कंसिडरेशन है, डिज़ाइनिंग करते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो हेड रेगुलेटर बनाया जाता है पानी को कैनाल के अंदर छोड़ने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए, तो वो जो हेड रेगुलेटर होता है वो ऑफ टेकिंग पॉइंट से कुछ डिस्टेंस अंदर बनाया जाना चाहिए। कैसे समझ सकते हैं हम इसको कि ये हमारी एक रिवर है और उसके अंदर से ये वाली जो है वो हमारी इनंडेशन कैनाल जो है वो निकल रही है। तो यहाँ पर पानी को कंट्रोल करने के लिए जस्ट इस पॉइंट पर हम यहाँ पर रेगुलेटर नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा अंदर वाली डिस्टेंस पर हम इसमें रेगुलेटर बनाते हैं। इसका रीज़न क्या होता है कि बाढ़ के समय में अगर हमने इस रेगुलेटर को जस्ट किनारे पर बना दिया तो वो हो सकता है बाढ़ के साथ बहकर चला जाए। उस वजह से ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो हेड रेगुलेटर बनेगा वो थोड़ा सा अंदर की डिस्टेंस पर बनेगा। उसके बाद इसका जो बेड स्लोप होता है कैनाल का वो कितना रखा जाना चाहिए, तो वो रखा जाना चाहिए 0.1 to 0.25 मीटर पर किलोमीटर। इसका जो होता है वो स्लोप रखा जाना चाहिए बेड का, मतलब कि उसका ढलान। उसके बाद इसमें आता है कि इनंडेशन कैनाल जो होती है वो स्पेशली हम उसका जो विड्थ और डेप्थ का जो रेशियो रखते हैं, क्योंकि ये हमारी कैनाल इस टाइप का सेक्शन होता है उसका, ये उसकी विड्थ होती है और ये उसकी डेप्थ होती है, ठीक है। तो विड्थ और डेप्थ जनरली हम ये क्या करते हैं कि कैनाल की विड्थ को जनरली वाइडर बनाया जाता है और डेप्थ को कम रखा जाता है। लेकिन इनंडेशन कैनाल में ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो कैनाल होती है उसको डीप बनाया जाने की कोशिश की जाती है, ठीक है, डीप बनाते हैं और नैरो बनाया जाता है। मतलब कि वो कैनाल कुछ इस टाइप से बनती है जिसकी की चौड़ाई कम रखी जाती है और डेप्थ ज़्यादा रखी जाती है। तो ये होते हैं इसके कुछ डिज़ाइन कंसिडरेशन। इसके बाद जो हमारी एक और इरिगेशन आती है वो आती है बंधारा इरिगेशन। तो इसके बारे में हम अब बात करते हैं। तो ये जो इरिगेशन सिस्टम होता है वो माइनर इरिगेशन सिस्टम के अंदर काउंट किया जाता है, काफ़ी छोटा लेवल का ये होता है। इसमें क्या होता है कि कहीं पर भी किसी गांव में या कहीं पर भी कोई भी छोटी स्ट्रीम, छोटी भी धारा बह रही होती है तो उस धारा में बहने वाले पानी को वेस्टेज होने से रोकने के लिए क्या कर देते हैं, इस टाइप का इरिगेशन किया जाता है। इसमें भी क्या किया जाता है, जो भी धारा बह रही है उसके अक्रॉस जो होती है एक छोटा सा लो हाइट का वियर बना दिया जाता है और वहाँ से पानी को रोकने के बाद उस पानी को जो है वो एक छोटी कैनाल्स बना के और खेतों में डाइवर्ट कर दिया जाता है। इसका हम सेक्शन अगर यहाँ पर बनाए तो उसका सेक्शन कुछ इस टाइप से होता है। ये हमारा डाउन स्ट्रीम है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि कुछ इस टाइप से एक लो हाइट का जो होती डैम बना दिया जाता है या फिर उसको वियर कह सकते हैं प्रॉपरली, ठीक है। तो ये जो वियर होता है इधर अपस्ट्रीम से आने वाले पानी को एक पर्टिकुलर स्मॉलर हाइट तक रिटेन करने का काम करता है, जिससे कि क्या होता है वाटर की हाइट बढ़ जाएगी और फिर उसके बाद अगर कोई एक्सेस वाटर आने वाला है तो वो उसके ऊपर से ओवरफ्लो के आगे चला जाएगा। ये जो बंधारास बनाए जाते हैं वो सीरीज़ के अंदर बनाए जाते हैं क्योंकि इनकी जो कैपेसिटी होती है वो काफ़ी कम वाटर को स्टोर करने की होती है। तो क्या किया जाता है कि किसी भी नदी के अंदर या फिर कोई भी जो धारा बह रही है उसके अंदर पर्टिकुलर छोटे छोटे डिस्टेंसेस पर इस टाइप के बंधारास बना जो
यहाँ से इस बंदरा से जो ओवरफ्लो होने वाला पानी होगा वो इस जगह पर यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा, यहाँ से जो ओवरफ्लो होने वाला पानी होगा वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा और पानी को वेस्ट होने से बचाया जा सकता है। और फिर क्या होता है, इसके जस्ट पास में हेड रेगुलेटर बना दिए जाते हैं और उससे छोटी छोटी नहरें निकाल कर और खेतों में पानी को सप्लाई कर दिया जाता है, जैसा कि हमको फ़ोटो में दिख रहा है। तो ये जो बंधारास बनाए जाते हैं, इनकी जो कैपेसिटी होती है, इनसे हम मैक्सिमम 400 हेक्टेयर तक के एरिया में इरिगेशन को कर सकते हैं। और इन बंधारास का जो सेक्शन होता है वो किस शेप का होता है, ट्रेपेजोइडल शेप का होता है। और जो इन कैनाल्स की यहाँ पर इनमें से जो कैनाल्स निकाली गई है वो उन कैनाल्स से मैक्सिमम 8 किलोमीटर लेंथ तक ही इरिगेशन किया जा सकता है। मतलब कि इस जो भी पर्टिकुलर बंधारा है उससे जो भी कैनाल निकलेगी उस कैनाल की मैक्सिमम लंबाई 8 किलोमीटर तक हो सकती है, उससे ज़्यादा उसकी लेंथ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो एरिया इसके नीचे आता है, मतलब कि जो लो लाइंग एरियाज़ है जहाँ पर कि इसके थ्रू इरिगेशन किया जा रहा है, उस एरिया को हम बोलते हैं थाल, THAL, ठीक है। वो एरिया जिससे कि बंधारास के निचले इलाकों में कैनाल निकालकर इरिगेशन किया जाता है उसको कहते हैं हम थाल। इस थाल में भी वापस से पर्टिकुलर ग्रुप्स ऑफ फील्ड्स आते हैं, मतलब कि खेतों के ग्रुप्स आते हैं, ठीक है। तो उनको बोला जाता है फड़, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर हम फिगर में समझते हैं इसको कि ये कोई एक स्ट्रीम जा रही थी, ठीक है। उसमें से हमने यहाँ पर एक बंधारा बनाया और यहाँ से एक छोटी सी कैनाल जो होती है वो निकाल दी। तो इसके निचला जितना भी एरिया है जिसमें कि हम इसके थ्रू इरिगेशन करेंगे वो कहलाएगा थाल। और इसके अंदर जो ग्रुप्स ऑफ फील्ड्स होंगे वो ग्रुप्स ऑफ फील्ड कहलाएंगे फड़, ठीक है। इसमें भी वापस से छोटे छोटे बहुत सारे खेत हो सकते हैं। तो इस टाइप से जो होता है ये हमारा बंधारा इरिगेशन का एक छोटा सा पॉइंट होता है।